बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू सिलेबस 2023-24 के अनुसार कक्षा 10 मैथ गणित का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य या 0 पर समाप्त होता है। तो इसका सॉल्यूशन हल हम करते हैं। हम लिखेंगे हम जानते हैं 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2,2 या 4,1 है, जबकि इकाई अंक पर शून्य तभी आता है जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो। इसलिए n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए यदि किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 4 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ये हमें लिखना है। हम जानते हैं 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 2 या फिर 4,1 है, जबकि इकाई अंक पर शून्य तभी आता है। इकाई अंक यानी शून्य पर समाप्त कब होगी? जब इधर इकाई अंक पर शून्य आएगा तब शून्य पर वो समाप्त होगी। तो 4 की पावर n यानी 1 रखें n के स्थान पर। जब n बराबर 1 रखा तो कितना आएगा? 4 आएगा। जब 4 की पावर n बराबर 2 रखें तो ये 16, इकाई अंक 6 आएगा, यानी 6 पे समाप्त होगी। 4 की पावर 3 रखें तो ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, 4 पे समाप्त होगी। ऐसे कितने भी रखें हम, 0 इकाई अंक पर नहीं आएगा, यानी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अतः हम लिख सकते हैं 4 की पावर n प्राकृत संख्या n के किसी भी मान पर शून्य पर समाप्त नहीं होगी। फिर से देख लेते हैं। हम जानते हैं 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2,2 या 4,1 है, जबकि इकाई अंक पर शून्य तभी आता है। इकाई अंक का मतलब है कि शून्य पर तभी समाप्त होगी जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या हो? 2,5 हो। इसलिए n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृत संख्या है, 0 नहीं आएगा इनमें। 1 से स्टार्ट होंगी ये प्राकृत संख्या। 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी n तक लें के लिए 4 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। चूँकि देख लेते हैं 4 की पावर 1 करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं तो 4 आता है इकाई अंक पर। जब 2 करते हैं तो 16 यानी इकाई अंक पर 6 आएगा। जब 3 करेंगे तो 64, ऐसे इकाई अंक पर 4 आएगा। ऐसे कितने भी n के मान रख ले हम, इकाई अंक पर कभी भी शून्य नहीं आएगा। अतः हम लिखेंगे 4 की पावर n प्राकृत संख्या n के किसी भी मान शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अतः 4 की पावर n प्राकृत संख्या n के किसी भी मान के लिए
शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इस तरह से लिखना है हमें। एग्जाम्पल नंबर 2 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 6 के क्या होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 1। इस तरह हम कर सकते हैं। जैसे 6 है, 6 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6। फिर 3 में 3 का जाएगा, 3 एकम 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। फिर 20 के करते हैं। 20 के क्या होंगे, 2 गुणा 5 गुणा 1। 20 के भी हम कर सकते हैं ऐसे, 2 से भाग करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 एकम 5। फिर हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे सबसे पहले। क्या, HCM महत्तम समापरिवर्तक होता है, LCM लघुत्तम समापरिवर्तक होता है। तो HCF निकालेंगे। तो HCF में क्या होता है, प्रत्येक लाइन में जो संख्या कॉमन होती है वो HCF में आती है। जैसे 2 इसमें भी है, इसमें भी है। एक तो ये वाला 2 आ जाएगा, ये वाला 2 गुणा, और कुछ आ रहा है क्या, और कुछ भी कॉमन नहीं है। एक को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये 2 ही आएगा HCF। फिर भी इसका 2 गुणा 1 2। LCM निकालते समय हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों का। 2 से भाग किया, 2 3 6, और 20 में करेंगे तो 2 दाएँ 20, 10 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 3 में जाएगा नहीं, 3 ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर 10 में करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। फिर हम 3 का करते हैं, 3 एकम 3, और 5 ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर 5 का भाग देते हैं तो 1 ऐसे कैसे, 5 एकम 5। तो ये जितने भी हैं इनको गुणा करके हम LCM बता देंगे। LCM बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। तो LCM क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, लिखो या ना लिखो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 5 की पावर 1, इसको भी लिखें या ना लिखें। और अगर इनको लिखना चाहें तो गुणा करके भी लिख सकते हैं हम। जैसे ये 4 है, 4 3 12, 12 पंजे 60 LCM आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 96 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 1 बच जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 अंठे 16। फिर 2 का भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 6 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। ऐसे ही हम 404 के कर लेते हैं। 404 के करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 0 ऐसे कैसे। फिर 4 में देंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 का 202 में देंगे तो 2 एकम 2, 0 ऐसे कैसे, 2 एकम 2। अब 101 में 101 का ही जाएगा और किसी का भी नहीं जाएगा। इधर हम इनके टुकड़े लिख लेते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 96 के 1 2 3 4 5 बार तो 2 हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा फिर 3 गुणा 1। 404 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। फिर हम HCF निकालते हैं। तो प्रत्येक लाइन में जो संख्या कॉमन है, मौजूद है, उसे लेंगे। जैसे ये 2 दोनों लाइनों में है, ये 2 आ जाएगा। ये वाला 2 दोनों लाइनों में है तो गुणा 2, और कुछ कॉमन है नहीं तो ये 1 भी लिखना चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं। इससे संख्या पर फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, HCF आ जाएगा 4। फिर हम निकालते हैं LCM। तो LCM निकालते समय हमेशा याद रखेंगे, जितनी भी संख्याएं दी हैं उनको सभी को एक साथ लेंगे और उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 96 और 404, 2 का देंगे 96 के अंदर तो कितना आ जाएगा, 48। फिर 404 में 2 का लगेगा तो 202 आ जाएगा। फिर 2 का देंगे 48 में 24 आ जाएगा, और इसमें 101 आ जाएगा। फिर 2 का देते हैं, ये 12 आ जाएगा, और 101 में जाएगा नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर 2 का देते हैं, 12 में 6 आ जाएगा, 101 में जाएगा नहीं। फिर 2 का देते हैं, 6 में 3 आ जाएगा, 101 में जाएगा नहीं। फिर 3 का देते हैं, 3 एकम 3, 101 में जाएगा नहीं। फिर 101 में 101 का देते हैं तो 101 एकम 101 हो जाएगा।
फिर हम इनको इधर लिख लेते हैं। 2 कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5 बार हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा फिर 3 एक बार है गुणा 101 गुणा 1। फिर इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 5 बार हैं तो 2 की पावर 2 की घात 5 हो जाएगी, 2 की घात 5 हो जाएगी गुणा 3 की घात 1 करेंगे, और करें तो करें, नहीं ना भी करें तो भी चलेगा। 3 की पावर 1 फिर 101 ऐसे कैसे, इसकी भी पावर 1 लगाएं या चाहे ना लगाएं 101 ही रहेगा ही। फिर हम इनको गुणा करके लिख देते हैं। 101 को 3 से गुणा करेंगे तो 303 आएगा। फिर ये कितना है, 4 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 से गुणा कर देते हैं। 32 से गुणा करेंगे 303 को जब 32 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 जीरो ऐसे के 2 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। 2 तिये 6 3 तिये 9 0 3 तिये 9 6 9 6 9 96 96 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 96 96 एलसीएम हो जाएगा हमारा। एग्जाम्पल नंबर संख्या क्या है, एक तो 6 है, 6 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 1 हो जाएगा। फिर हम 72 के करेंगे तो 72 का इधर करके देख लेते हैं। 72 में 2 से भाग करेंगे तो 2 तिये 6, इसमें 1 बच गया, आगे 2 है तो 12 हो गया। 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। फिर 2 से भाग कर लेते हैं, 2 एकम 2, इसमें 3 में 1 बच गया, आगे 6 है 16 हो गया, 2 अंठे 16। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 9 18। अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का देंगे, 3 तिये 9। फिर 3 में 3 का 3 एकम 3। फिर इन गुणनखंडों को यहाँ लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। फिर 120 का करते हैं। 120 का 2 से भाग करेंगे तो 2 6 की बार है, 0 ऐसे कैसे। फिर 2 का देंगे, 2 तिये 6 0 ऐसे कैसे। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, इसमें 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10। फिर 3 का देंगे, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देंगे, 3 पंजे 15। फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5। तो 120 के टुकड़े हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। फिर सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। HCF जो सभी में कॉमन होगा वो होगा, जैसे एक ये 2 सभी में कॉमन है, प्रत्येक लाइन में होना चाहिए जितनी भी लाइन बनती है। तो एक तो ये 2 आ जाएगा गुणा, और क्या कॉमन है, फिर 2 तो है नहीं क्योंकि 2 इसमें नहीं है, और आगे फिर 3 लेते हैं। ये 3 तीनों लाइनों में है, जितनी भी लाइन बनती है उसमें सभी में होना चाहिए। तीनों लाइनों में 3 है तो ये 3 आ जाएगा, और 5 तो इसी में है और इनमें तो है भी नहीं तो ये तो आएगा नहीं। फिर 1 लिखना चाहें तो 1 को भी लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, ये हमारा HCF हो जाएगा। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम को हम तीनों को एक साथ निकालेंगे, 6 72 और 120। इनका अभाज्य गुणनखंड एक साथ करेंगे तो पहले 2 से करते हैं भाग सभी में, 2 तिये 6, इसमें 72 में देंगे तो 36 आ जाएगा, 120 में देंगे तो 60 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करते हैं, 3 में जाएगा नहीं, 36 में 18 बार चला जाएगा और 60 में 30 बार चला जाएगा। फिर 2 से भाग करते हैं, 3 में जाएगा नहीं, 18 में 9 बार चला जाएगा, 30 में 15 बार चला जाएगा। अब 2 का किसी में नहीं जाएगा तो 3 का देंगे हम, 3 एकम 3, 3 दिए 9, 3 पंजे 15। फिर एक बार 3 का दे लेते हैं, 1 ऐसे कैसे, 3 एकम 3, फिर 5 में जाएगा नहीं, फिर 5 का दे लेते हैं, 1 ऐसे कैसे, ये 1 भी ऐसे कैसे, और 5 एकम 5। तो ये कितने हो गए, 3 बार तो 2 हैं, फिर 2 बार 3 है, 1 बार 5 है गुणा 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3, 3 बार 2 आया है ना तो इसलिए 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 जाएगी, 3 की घात 2 जाएगी। और 5 की पावर 1 लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। 1 को लिखने की आवश्यकता है नहीं, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही संख्या थी। अगर इनको गुणा करके भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जैसे कितना हो गया, 5
थी 15, 5 थी 15, 15 थी 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो ये 360 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से हम एग्जाम। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम 140 की करते हैं। अभाज्य गुणनखंड 140 के 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 संख्या 14, 0 ऐसे कैंसिल। फिर 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 1 बच जाएगा। इस 7 में आगे 0 है तो 10 हो जाएगा। 10 में 2 का देंगे तो 2 पंजे 10। फिर 35 में 5 का लगेगा, 5 7 35 और 7 में 7 का, 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 140 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। 1 को तो लिखिए ना लिखिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 156 को जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रूव करते हैं तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 संते 14 7, 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। फिर 2 का तो जाएगा नहीं, इकाई अंक पर 5 आ रहा है, या तो 3 का जाएगा या 5 का। तो 3 का भी जा रहा है, 3 का दे देते हैं, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। फिर 25 में 5 का जाएगा, 50 25। फिर 5 में 5 का, 5 एकम 5। तो 150 के टुकड़े मिले हमें अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम 38 25 का करते हैं। 38 25 इकाई अंक 5 आए तो या तो 3 का जाता है या 5 का भाग जाता है। तो 3 से करके देखें तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 की 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें 2 बच गया, 8 में आगे भी 2 है, 22 हो गया, 3 7 21। फिर 1 बच गया, यहाँ आगे 5 है, 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। फिर 3 का दे लेते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 7 में आगे 5 है, 3 पंजे 15। अब इसके अंदर 3 का जाएगा नहीं तो हम 5 का देंगे, इकाई पर 5 आ रहा है तो 5 का देते हैं, 5 अंटे 40, 2 बच गया, आगे 5 है, 25 हो गया, 55 25। फिर 5 का दे देते हैं, 5 एकम 5, इसमें 3 बच गया, 8 में आगे 5 है, 35 हो गया, 5 7 35। फिर 17 में 17 का ही जाएगा, 17 एकम 17। तो इसके 38 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1, या 1 तो लिखें या ना लिखें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इकाई अंक पर 5 आए तो या तो 3 का जाता है या 5 का भाग जाता है। 3 का देखते हैं, इसमें 3 एकम 3 बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 3 6 18 बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 3 6 18। 3 का तो नहीं जा रहा है, इसमें 5 का देते हैं तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, 1001 हो गई। 1001 में इसको हम इकाई अंक 1 आ रहा है तो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, अंकों का योग मिलाकर 3 का भाग जाता है तो संख्या हो जाता है। 4 का भी नहीं जाएगा, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। 5 का भी नहीं जाएगा, इकाई अंक तो 5 नहीं। 6 का भी नहीं जाएगा, 6 का जाने के लिए 2 का और 3 का भाग लगना चाहिए। 7 का देखकर देखते हैं, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 728, फिर 2 बचेगा, वहाँ 7 का चला जाएगा। 7 एकम 7, 10 में 3 बच गया, आगे 0 है, 30 हो गया, तो 7 चौक 28, फिर 2 बच गया, आगे 1 है, 21 हो गया, 7 या 21। फिर इसके अंदर 7 एक 8, 11 का देंगे हम, 11 से पहले किसी का नहीं देगा, 11 एकम 11, इसमें 3 बच गए, 14 में आगे 3 है, 33 हो गई, 11 3 33, फिर 13 में 13 का जाएगा, 13 एकम 13। फिर हम लिख देंगे 5000 5 के टुकड़े, क्या होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि पावर एक ही रहेगी सभी की।
फिर हम 29 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें जाएगा सबसे पहले 17 का, 17 से क्या करेंगे तो 17 चौक 68, फिर यहाँ पर बचेगा 6 62 हो जाएगा, 62 में करेंगे तो 17 3 51, 17 3 51, 11 बच जाएगा, आगे 9 119 हो जाएगा, तो 17 समते 119। फिर हम देते हैं इसमें 19 का देते हैं, 19 दूनी 38 बच जाएगा 5, हाँ 19 का चला जाएगा, 19 दूनी 38 5 बच गया, आगे 7 है 57 हो गया, 19 30 57, फिर 23 में 23 का 23 एकम 23, तो इसके 74 29 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। तो 26 और 91 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करेंगे पहले तो। फिर हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और इधर लिखेंगे एलसीएम या फिर एचसीएफ को भी पहले लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले तो निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो 26 का 2 का भाग देंगे 26 में, तो ये 13 आ जाएगा, फिर 13 में 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 26 बराबर 2 गुणा 13 गुणा 1। फिर हम कर लेते हैं 91 की। 91 के इसमें 7 से पहले नहीं जाएगा किसी भी संख्या का, 7 का देंगे तो 13 बार जाएगा, और फिर 13 एकम 13, तो 91 के हो जाएंगे 7 गुणा 13 गुणा 1। फिर एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते समय प्रत्येक लाइन में जो संख्या कॉमन होती है, यानी ये भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक लाइन में जो संख्या मौजूद होती है वही एचसीएफ में आती है। तो 2 लाइनें हैं, दोनों में कौन सी संख्या मौजूद है या कॉमन है। 13 के अलावा कुछ भी नहीं है, 1 तो लें या ना लें, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 13 गुणा 1 तो कितना आ जाएगा, एचसीएफ 13 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13। फिर 91 के फिर हम क्या करेंगे, फिर दोनों का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा। दोनों का करेंगे तो ये 26 13 आ जाएगा, और ये 91 में जाएगा नहीं, फिर 2 का किसी में जाएगा नहीं। फिर देते हैं हम 7 का, 13 में जाएगा नहीं, 91 में 13 बार जाएगा। फिर दे लेते हैं 13 का, 13 एकम 13 13 एकम 13। तो एलसीएम क्या मिलेगा हमें, 2 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 1। तो इनको गुणा कर लेंगे, 13 7 91, 13 7 91 गुणा 2, 2 9 दूनी 18, 182 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब हमें क्या करना है, वो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये बराबर आ जाते हैं तो हमारी जांच सही है, नहीं तो गलत है। फर्स्ट संख्या क्या थी, 26। सेकंड संख्या क्या थी, 91। इनको कैसे भी मान सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट 91 को मान लें और सेकंड 26 को मान लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गुणा में है। अब एलसीएम कितना है, एलसीएम आया 182 गुणा एचसीएफ
HCF है 13। इनका गुणा करके देख लेते हैं हम। 91 को 26 से गुणा करेंगे तो 6 9 6 की 54, 2 9 दूनी 18, ये आएगा 6 6 8 5 13, 1 2 23 66। ये 23 66 मिला इधर। अब ये भी 23 66 ही मिलना चाहिए हमें। 13 दूनी 26 का 6 असल की 2, 13 अंठे 104 और 2 106, 106 का 6 आ जाएगा असल की 10, 13 और 10 23, ये भी 23 66 मिल गया। फिर हम करते हैं सेकंड सवाल। पाँच सौ दस के हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे। 0 इकाई अंक पर आ रहा है, 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 1 ही आगे है तो 11 हो जाएगा, 11 में देंगे, 2 पंजे 10, 1 बच जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। इकाई अंक पर 5 आता है तो या तो 3 का जाता है या फिर 5 का भाग जाता है। तो 3 का देखते हैं, 3 का चला जाएगा, 3 8 24 और 1 बच जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। फिर 3 का तो जाएगा नहीं, 5 का देते हैं, 5 का देंगे, 5 एकम 5, इसमें 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 5 7 35। फिर 17 में 17 का ही जाएगा, 17 एकम 17। ऐसे ही हम कर लेते हैं 92 की। 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, इसमें 1 बच गया, 12 हो जाएगा, 2 6 12। फिर 2 का देते हैं तो 23 आ जाएगा, फिर 23 में 23 का ही जाएगा। फिर हम इनके टुकड़ों को लिख लेते हैं। 510 के तो कितने, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1, 92 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1। अब HCF निकालेंगे पहले तो। HCF तो प्रत्येक लाइन में जो संख्या कॉमन होती है, मौजूद होती है, वो होती है। तो एक तो ये 2 आ जाएगा गुणा, और क्या आएगा, और तो कुछ कॉमन है नहीं, 1 लिखें या ना लिखें, 1 से तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो ये हो जाएगा HCF 2। फिर LCM निकालते हैं। LCM कैसे निकालेंगे, इन दोनों को साथ हल करेंगे। 510 और 92 को, 510 और 92 को 2 से भाग करते हैं दोनों में, 2 से भाग इसमें करेंगे तो ये आएगा 255 और ये आ जाएगा 46। फिर 2 से भाग करते हैं, 255 में तो जाएगा नहीं, 46 में 23 बार चला जाएगा। फिर हम करते हैं 3 से भाग, 3 से करेंगे तो 3 8 24, 3 पंजे 15, 85 आ जाएगा, इसमें 3 का जाएगा नहीं 23 में। फिर 5 से भाग करते हैं, इसमें 17 बार चला जाएगा, इसमें जाएगा नहीं। फिर 17 से भाग करते हैं, 17 एकम 17, 23 में जाएगा नहीं। फिर 23 में 23 एकम 23। फिर हम लिख लेते हैं 2 तो 2 बार आया है, 2 गुणा 2, 3 एक बार है, 5 भी एक बार है, और 17 भी एक बार है, 23 भी एक बार है, गुणा 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, लेकिन हमें तो गुणा करके लिखना है। कितना हो जाएगा ये, गुणा करेंगे तो 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 6 102 और 0 ये आ जाएगा। फिर 23 से कर देते हैं। कैसे गुणा किया, पहले सरल सरल को गुणा कर लिया, जैसे 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 हो गया। 60 को 17 से गुणा करेंगे, मतलब 17 6 102, फिर 0 लगा देंगे, 17 6 102 और 0 लगा दिया। फिर 23 से गुणा कर देंगे, 23 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 23 दूनी 46, 46 का 6 आगे 0 है तो 46 ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर 23 ऐसे कैसे, 23,460 आएगा, 23,460, ये हमारा LCM हो जाएगा। अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणा HCF। प्रथम संख्या क्या है 510, द्वितीय संख्या क्या है 92, बराबर LCM कितना है 23,460, 23,460। HCF कितना आया 2। अब इनको गुणा करके देखते हैं। 510 को 92 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 0 2 5 दूनी 10, 0 9 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, 46,920 आता है इधर, 46,920। तो इधर भी 46,920 ही आना चाहिए। 23,460 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 6 दूनी 12, 12 का 2 असल 1 आ जाएगी, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये भी 46,920 आ गया।
46,920 आ गया। तो हमने सत्यता की जांच कर ली है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। तीसरा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 336। तो 336 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले तो 2 का देंगे, इसमें 2 एकम 2, 1 बच गया 13 हो गया, 2 6 की 12, फिर 1 बच गया 16 हो गया, 2 अंठे 16, फिर 2 का देते हैं 2 अंठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 का देते हैं 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का देते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का देंगे 3 7 21, फिर 7 में 7 का 7 एकम 7, फिर 54 की कर लेते हैं। इधर 2 का देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा 14 हो जाएगा, 2 संते 14, फिर 27 में 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देंगे 3 9 27, फिर 9 में 3 का देंगे 3 3 9, 3 एकम 3। फिर हम निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले तो इन संख्याओं के फैक्टर यानी टुकड़ों को लिख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंडों को। 336 के क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार 2 है, फिर 3 गुणा 7 गुणा 1, फिर 54 के हैं 1 बार 2 और 3 बार 3, 1 बार 2 और 3 बार 3 गुणा 1। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा, जो प्रत्येक लाइन में मौजूद होगा अर्थात कॉमन संख्या। तो एक तो ये है कॉमन 2 गुणा, और क्या है, एक ये 3 है कॉमन, तो ये 3 आ जाएगा, और तो कुछ कॉमन है नहीं, गुणा 1 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है 1 से। तो 3 दूनी 6 आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे जितनी भी संख्याएं दी हैं उनको एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे उनका। 336 और 54 2 से भाग करते हैं दोनों में एक साथ, तो 336 में करेंगे तो 168 आएगा, 54 में करेंगे तो 27 आएगा। फिर 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा 68 का आधा 84 हो जाएगा, और ये 27 में जाएगा नहीं। फिर 2 का देते हैं तो 84 का आधा 42 हो जाएगा और 27 में जाएगा नहीं। फिर 2 का देते हैं 42 का आधा 21 हो जाएगा और 27 में जाएगा नहीं। अब 3 का देते हैं 3 7 21, 3 9 27, फिर 3 का दे लेते हैं 7 में जाएगा नहीं, 3 3 9, फिर 3 का दे लेते हैं 7 में जाएगा नहीं, 3 एकम 3, फिर 7 का देते हैं 7 एकम 7, 1 ऐसे के ऐसे। फिर हम लिख लेते हैं 2 तो कितनी बार है, 4 बार हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 3 बार हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, फिर 7 एक बार है। फिर हम इनको गुणा कर लेते हैं, 7 3 21, 1 3 63, यहाँ पर रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ 63 हो गया, इधर से गुणा कर लो इनको। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 63 को 48 से गुणा कर देंगे। 8 ये 24 का 4, 8 6 का 48, 48 और 2 50, 4 3 12 का 2, 6 चौक 24, 1 25, 4 2 10 की 0 और ये एक असल ला के 3 हो जाएगा, 3024 आएगा ये 3024। अब क्या करते हैं हम, वो फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। प्रथम संख्या कितनी है 336 गुणा द्वितीय संख्या 54, एलसीएम कितना आया 3024 और एचसीएफ हमारा आया है 6। पहले इनको गुणा कर लेते हैं, 336 को 54 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24 का 4, 4 3 12 और 2 14 का 4, 4 3 12 और 1 13, 5 6 30 की 0, 5 3 15 और 3 18 और 5 3 15 और 1 असल 16, 4 4 8 3 11 का 1, 6 1 7, फिर 1 असल की 8 हो जाएगी, ये 1 18,144, 18,144, इधर भी इतना ही आना चाहिए। तो 3024 को जब हम 6 से गुणा करते हैं तो 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12 और 2 असल का 14 का 4, फिर 1 असल
आगे 0 है तो वो ऐसे कैसे आ जाएगी। फिर 6×3 = 18, ये भी 18,144 आ गया। हमारी सत्यता की जांच हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम 12 के कर रहे हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे इसमें, 2 6 के 12, फिर 2 का देंगे 2 3 6, फिर 3 एकम 3। फिर हम 15 के करेंगे, इसमें सीधा 3 का जाएगा। इकाई अंक पर अगर 5 आ जाता है या तो 3 का जाता है या फिर 5 का जाता है। तो 3 का देंगे, 3 पंजे 15, फिर 5 में 5 का 5 एकम 5। फिर 21 के करते हैं। 21 के इकाई अंक पर विषम संख्या आ रही है, 2 का तो जाएगा नहीं। 3 का देंगे, 3 7 21, 7 एकम 7। फिर हम इनको लिख लेते हैं यहाँ पर। 12 के अभाज्य गुणनखंड टुकड़े कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। इस 1 को लास्ट में लिखना ज़रूरी है। इसका मतलब अगले वाले क्वेश्चन में समझ में आएगा 1 क्यों लिखा जाता है, क्यों लिखना ज़रूरी है। तो आपको इस 1 तक लिखना है। फिर 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5 गुणा 1। फिर 21 के हो जाएंगे 3 गुणा 7 गुणा 1। फिर हम HCF निकालते हैं। HCF वो संख्या होती है जो प्रत्येक लाइन में मौजूद होती है। तो 3 लाइनें हैं, तीनों में कौन सी संख्या मौजूद है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक लाइन से जो संख्या कॉमन आती है। 2 देखें तो 2 तो इसी में है, इनमें तो है ही नहीं। 3 देखें तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो 3 आ जाएगा एक तो। और फिर 1 को तो गुणा में यहाँ लिखे या ना लिखे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3 गुणा 1 3 ही आएगा ये। फिर निकालते हैं हम LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, जितनी भी संख्या हैं उनको सभी को एक साथ लेकर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12, 15 और 21। 2 का देते हैं सबसे पहले। 2 का इसमें 6 बार में चला जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा। फिर 2 का देते हैं, इसमें 3 बार चला जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं। फिर हम 3 का देते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 7 21। फिर हम 5 का देते हैं, 1 ऐसे कैसे 5 एकम 5, 7 में जाएगा नहीं। फिर हम 7 का देते हैं, 1 ऐसे कैसे 1 ऐसे कैसे 7 एकम 7। यहाँ तक 1 1 तक हल करना है हमें, जब तक हमें 1 1 ना मिल जाए। फिर इसके टुकड़े क्या होंगे, 2 गुणा 2 तो 2 बार हैं, 2 गुणा 2 गुणा, फिर 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। इसमें क्या करते हैं, हम गुणा करके लिख देते हैं कितना, 7 पंजे 35, 35 तिया 105। 105 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा। 210 को जब 2 से गुणा करेंगे 420 हो जाएगा। 420 हमारा LCM आ जाएगा। इस तरह से करेंगे। HCF निकालेंगे तो अलग अलग सभी का, और जो संख्या कॉमन है वो ही आएगी HCF में। LCM को निकालते समय हम क्या करते हैं, तीनों को एक साथ निकाल लेते हैं। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको इस 1 का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, 1 क्यों लिखना चाहिए। सत्रह के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17 में 17 का ही भाग जाएगा, तो 17 गुणा क्या कर देंगे हम 1। 23 में 23 का ही भाग जाएगा, तो 23 गुणा 1 कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं, 17 में 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17, एक बार ही तो जाएगा। फिर 23 में देंगे तो 23 में 23 का ही जाएगा, इससे पहले किसी का जाएगा नहीं। 23 एकम 23। फिर 29 में देंगे तो 29 में 29 का ही भाग जाएगा, 29 एकम 29, तो 29 का हो जाएगा 29 गुणा 1। अब हम HCF निकालते हैं। तो HCF वो संख्या होती है जो प्रत्येक लाइन में कॉमन हो या मौजूद हो। तो यहाँ पर देखें तो 17 तो इसी में आ रहा है, इनमें आ नहीं रहा। 23 देखें तो 23 भी नहीं आ रहा, 29 भी नहीं आ रहा। तो आ क्या रहा, आ रहा है 1, सभी में क्या आ रहा है। अगर इस 1 को नहीं लिखते तो क्या कर देते हैं, हम गलती कर देते, कुछ न कुछ इनमें से लिखते, इसलिए 1 को लिखना ज़रूरी है। ये प्रत्येक लाइन में 1 आ रहा है तो इसका HCF 1 हो जाएगा। फिर हम निकालते हैं LCM कैसे निकालते हैं, जितनी भी संख्या दी है उनको सभी को एक साथ ले लेते हैं और अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
तो सबसे पहले हम 17 का ही भाग दे लेते हैं। 17 एकम 17 23 में जाएगा नहीं, 29 में जाएगा नहीं। फिर 23 का दे लेते हैं, एक ऐसे कैसे 23 एकम 23 29 में जाएगा नहीं। फिर 29 का दे लेते हैं, एक ऐसे कैसे एक ऐसे कैसे और 29 एकम 29। यहाँ हम इनको लिख लेते हैं 17 गुणा 23 गुणा 29 गुणा 1। अब इनको गुणा करेंगे सभी को। पहले तो किधर से भी गुणा कर लो, ये तो गुणा में है, चाहे इधर से कर लो, ऐसे पीछे से कर लो। चाहे 29 गुणा 23 करते हैं पहले। 9 3 27 का 7 असल की 2, 3 दूनी 6 2 8, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 7 16 का 6 5 1 6, 667 आ गया। इसको 17 से और करना है अभी। 17 से गुणा करेंगे तो 7 से करेंगे 49, और 6 दूनी 6 7 6 के 42, 42 और 4 46 असल की 4, 7 6 के 42 और 4 46। फिर 1 से करेंगे तो 7 6 6, 9 13 का 3, 12 1 13, 10 1 11, 11,339, 11,339 आएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन तीसरा करते हैं 8 9 और 39 का। 8 9 और 25 है यहाँ पर, 8 9 और 25। अब तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम 8 9 और 25 का। तो 8 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे भी कर सकते हैं अगर नहीं आता हो तो। 2 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 एकम 2। 9 के करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 1 होगा। 25 के करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 1 हो जाएगा। HCF ज्ञात करेंगे। HCF प्रत्येक लाइन में जो संख्या मौजूद होगी अर्थात कॉमन होगी। तो 2 देखें तो 2 इनमें तो आ नहीं रहा, तो 2 तो आएगा नहीं। 3 देखें तो 3 इसमें नहीं आ रहा, फर्स्ट वाले में, और इसमें भी नहीं आ रहा। 5 देखें तो 5 इनमें नहीं आ रहा, तो HCF आएगा क्या, अब 1 आएगा। तो इसका HCF हो जाएगा 1। LCM निकालेंगे तो LCM तीनों संख्याओं को हम साथ ले लेंगे, 8 9 और 25। फिर 2 का देते हैं, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा। 2 का देते हैं, 2 आ जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा। फिर 2 का देते हैं, 2 एकम 2, फिर इसमें जाएगा नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा। फिर 3 का देते हैं, 3 3 9 25 में जाएगा नहीं। फिर 3 का देते हैं, 1 ऐसे कैसे 3 एकम 3 और 25 में जाएगा नहीं। फिर 5 का देते हैं, 1 ऐसे कैसे 1 ऐसे कैसे 55 25। फिर 5 में 5 का देते हैं, 1 ऐसे कैसे 1 ऐसे कैसे 5 एकम 5। यहाँ तक हमें करना है। तो 2 3 बार आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 2 बार, 3 गुणा 3, 5 भी 2 बार, 5 गुणा 5। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 25 हो जाएगा ये, 55 25 25 75। फिर यहाँ रुक जाओ, 75, इनको गुणा कर लो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 से गुणा कर दो इसको। और लगातार भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लगातार ऐसे भी हम कर सकते हैं, किधर से भी कर सकते हैं गुणा। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ये 24, 24 ये 72, 72 को 25 से गुणा कर दो तो 25 दूनी 50, और 25 संते 175, और 5 180, 1800 आ जाएगा ये, 1800 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF हमें दिया है इन संख्याओं का 9, 306 और 657 का HCF क्या है 9, ये हमें दिया है। LCM, इन संख्याओं का LCM हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, उस फॉर्मूले की सहायता से हम करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। दिया है HCF बराबर 9, प्रथम संख्या कितनी है 306, द्वितीय संख्या या दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, और रोमन संख्या में भी लिख सकते हैं। तो द्वितीय संख्या कितनी है 657। हमें ज्ञात क्या करना है, LCM हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणा
HCF। प्रथम संख्या 306 है, द्वितीय संख्या 657 है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। HCF 9 दिया है। आप क्या करेंगे, ये 9 एलसीएम के गुणा में इधर भेजेंगे, भाग में आएगा। यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, जब बराबर का चिन्ह बीच में हो तो 9 से कैंसिल करेंगे, किसी को भी कर लो, दोनों में जा रहा है 9 से भाग। 9 एकम 9, 9 7 63, इसमें 2 बच गया, 27 हो गया, 9 30 27, यानी 73 आ गया। 73 को हमें गुणा करना है 306 से। इधर क्या बचा, एलसीएम गुणा 1, तो एलसीएम ही आएगा। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 306 को गुणा करेंगे 73 से, तो 6 3 18, आगे 0 है तो असल भी ऐसे कैसे आ जाएगी, 3 3 9, 7 6 42, आगे 0 है तो असल भी ऐसे कैसे आ जाएगी, 7 3 21, 8 3 13, और एक असल की जुड़ जाएगी, इसमें 2 जाएगा और ये 2, 22,338 आएगा। 22,338 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। फिर हम लिख देंगे अतः संख्याओं 306 657 का एलसीएम बराबर 22,338 है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होने का मतलब ये है कि इकाई अंक पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन है हल। हम जानते हैं 6 के या फिर 6 की पावर n, हम जानते हैं 6 की पावर n यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, या तो 2 और 3 हो सकते हैं, या फिर 2 और 3 और क्या हो सकते हैं, 6 और 1, या फिर इसको लिखें 1 या 6, एक ही बात है। तो जब ये इनके अभाज्य गुणनखंड होंगे तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होते हैं ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जबकि 0 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए, या फिर बोल सकते हैं इकाई अंक पर 0 आने के लिए संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 होने चाहिए, जबकि प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक कोई भी मान रखें 6 की पावर में, तो हमें 0 प्राप्त नहीं होगा। जैसे 6 की पावर 1 रखते हैं तो हमें 6 ही मिलेगा, 6 की पावर 2 रखते हैं तो हमें 36 मिलेगा, इकाई अंक पर 6 आएगा। 6 की पावर 3 रखते हैं तो 216 मिलेगा, इकाई अंक पर फिर 6 आएगा। तो इस तरह से इकाई अंक पर हमें 6 मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 नहीं है, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए 6 की पावर n संख्या प्राकृत
संख्या n के किसी भी मान पर शून्य नहीं होगी। हम जानते हैं 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, यानी 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 2 3 हो सकते हैं या फिर 6 1 होते हैं। जबकि शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। ऐसा होता नहीं। जबकि प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 कितने भी लें n के मान, तो हमें इकाई अंक पर 6 मिल रहा है, यानी 0 मिलना चाहिए यहाँ, तब वो 0 पर समाप्त मानी जाएगी। तो हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है इकाई अंक पर। तो हम लिखेंगे अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n संख्या प्राकृत संख्या n के किसी भी मान पर शून्य नहीं होगी। इस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है क्यों है। सबसे पहले हम इसको उठाते हैं। इसमें 7 हमारा हल सॉल्यूशन है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इस प्लस चिन्ह के दोनों साइड में देखेंगे, इधर और इधर, तो 13 कॉमन आ रहा है। 13 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचा 7 गुणा 11, 13 कॉमन में चला ही गया, इधर भी 13 कॉमन में चला गया, तो 1 बचा यहाँ पर। अब इसको हम देखते हैं तो ये संख्या 13 से भाग हो रही है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। कितने से भाग हो रही है, 13 से। अंदर से तो हमें 11 7 77 1 78 मिलेगा, वो 78 भी 2 से और भी संख्याओं से भाग होगा। 78 जैसे 11 7 77 1 78 मिलेगा, 2 से भाग होगा, ये 3 से भी भाग होगा, ये 6 से भी भाग होगा, इसलिए ये संख्या, ये वाली संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं 13 से भाज्य है, साथ में 2 3 6 इत्यादि से भाज्य है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इस प्लस चिन्ह के इधर और इधर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 5 कॉमन में चला गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस ये कॉमन में चला ही गया, यहाँ पर बचा 1। तो ये वाली संख्या गुणा में 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 से तो ये भाज्य है ही, 5 का भाग तो इसमें लगेगा। इसके अलावा इनको गुणा करके देखेंगे तो अंदर से भी हमें हो सकता है भाग लगने वाली संख्या मिल जाए। जैसे 6 6 चौक 24, 24 और 24 को 42 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 10 की 0, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 ये जुड़ेगा तो 1009 मिलेगा। तो अंदर से तो 1009 मिल रहा है। फिर से जांच करते हैं इसको, 6 6 चौक 24, 42 और 24, 8 16 4 8 8 10 की 0, 9 और 1 10, 1 ये जुड़ेगा, 1009 होगा। 1009 में तो किसी का भाग लगेगा नहीं 1009 में, लेकिन हमें तो एक संख्या से अगर वो भाग लग जाती है तो भाज्य है। तो 5 से भाग हो रही है, ये 5 से भाज्य है, इसलिए क्या है ये, इसलिए भाज्य संख्या है। ये वाली 13 2 3 6 इनसे भाज्य थी इसलिए भाज्य हो गई, ये 5 से भाज्य है इसलिए भाज्य हो गई। ये हमने कारण बता दिया। तो एक साथ लिखना चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं। अतः
संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 2 3 6 व 13 से भाज्य हैं, जबकि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। इस तरह से हमें व्याख्या करनी है इस क्वेश्चन की। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका हल हम करते हैं। हल हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम इसको हल करते हैं। ये वर्ताकार पथ है, मान लेते हैं यहाँ। इस स्थान से ही सोनिया चलती है, इसी स्थान से रवि चलता है। तो सोनिया को तो 18 मिनट लग रहे हैं, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो रवि तो एक चक्कर पूरा करेगा, एक चक्कर कितने मिनट में? 12 मिनट में पूरा करेगा, और सोनिया एक चक्कर करेगी 18 मिनट में। यानी जैसे कि रवि एक चक्कर पूरा, तो सोनिया लगभग मान लेते हैं यहाँ के आसपास पहुँचेगी। उसका एक चक्कर कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि वो 18 मिनट में करती है। जब रवि 2 चक्कर करेगा तो उसे 24 मिनट लगेगा 12-12 के हिसाब से, और ये 2 चक्कर करेगी तो इसको 36 मिनट लगेंगे। तो वे एक साथ पुनः कब मिलेंगे? जब रवि 3 चक्कर कंप्लीट कर ले। 12 3 36 और इसके भी 36 हो जाएंगे 2 चक्कर में। तो हम लिखेंगे एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को समय लगता है 18 मिनट। एक चक्कर पूरा करने में रवि को समय लगता है 12 मिनट का। तो जब भी कभी इन संख्याओं से बड़ी संख्या हमें मिलती है, देखो 12 और 18 का एलसीएम मिल रहा है हमें, 36 बड़ी संख्या मिलने का मतलब एलसीएम मिल रहा है। इनका अगर कोई गुणनखंड हमें मिलता तो वो एचसीएफ होता, लेकिन इनसे बड़ी संख्या हमें मिल रही है, पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर पहुंचते हैं तब। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हम निकालेंगे 18 और 12 का एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम एक साथ निकालेंगे। 2 का देंगे तो ये 9 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। फिर 2 का देंगे तो 9 में जाएगा नहीं, 2 3 6। फिर 3 का देते हैं, 3 3 9, 3 एकम 3। फिर 3 का देते हैं, 3 एकम 3, एक ऐसे कैसे। तो हमें एलसीएम मिलता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। जब इनको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 12 3 36। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। 36 मिनट बाद वे एक दूसरे से पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः हम लिख देंगे, अतः 36 मिनट बाद वे एक दूसरे से पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद पुनः वे एक दूसरे से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 इसके अंदर अपरिमेय सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, जो आपकी एक परिमेय भी है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले हमें इसको परिमेय संख्या मानना है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। फिर एक लाइन और लिखनी है हमें। हम जानते हैं परिमेय संख्या को a/b रूप में लिखा जाता है। फिर हमें इनको बराबर रखना है। जैसे √2 बराबर हो जाएगा a/b के, क्योंकि दोनों ही परिमेय, इसको √2 को √2 को भी परिमेय मान लिया है और a/b को भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है। तो दोनों को हमने बराबर कर दिया इसको। फिर यहाँ लिखना है b ≠ 0। b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जहाँ a व b सहभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ a व b सहभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें इसका दोनों तरफ वर्ग करना है। √2 बराबर a/b का दोनों तरफ क्या करना है? वर्ग करना है। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर से। तो यहाँ आएगा 2 और इधर a का स्क्वायर बटे में b का स्क्वायर। ये स्क्वायर दोनों के ही तो लग रहा है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? स्क्वायर हो जाएंगे। अब जब कभी भी आपको 1/, की संख्या दिख जाए तो दूसरी तरफ भी हम बटे की संख्या बना लेंगे, बटे में 1 लगाकर। फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा करने पर ये इससे होगा और ये इससे, तो 2b² बराबर हो जाएगा a²। ये गुणा में है, यहाँ पर 2 इधर भेजेंगे तो इसके भाग में जाएगा, यानी ये a² को विभाजित कर रहा है। ऐसे b² बराबर क्या हो जाएगा? b² बराबर a² बटे 2 हो जाएगा। मतलब ये इसको भाग कर रहा है a² को। तो हम ये बात ही यहाँ पर लिखेंगे, 2a² को विभाजित करता है। 2a² को विभाजित करता है। फिर नीचे लिखना है, देखो ये 2a² को विभाजित कर रहा था। b² बराबर हम ये लिख रहे थे a² बटे 2। a² को विभाजित कर रहा है तो ये a को भी तो करेगा। जैसे a² को हम a गुणा a लिखें तो ये 1 को भी तो कर रहा है विभाजित। तो ये बात ही यहाँ लिखेंगे हम, 2 a को भी विभाजित करता है। a को भी विभाजित करता है। 2 a को भी विभाजित करता है। फिर हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर a बराबर ये वाला 2 लिखेंगे, ये वाला a और ये वाला 2, a बराबर 2 लिख देंगे और इसके साथ में एक कोई अचर राशि c मान लेंगे और उसको यहाँ लिख देंगे। माना c कोई धनात्मक पूर्णांक है। c कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये हमने माना है c को। a बराबर 2c। इसको समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं और इसको 1 दे सकते हैं हम। फिर समीकरण 2 से a का मान यहाँ पर रखेंगे। यहाँ तो हम रखते हैं यहाँ पर, देखो 2b², तो ऐसे कैसे 2
बी स्क्वायर, तो ऐसे के ऐसे ए के स्थान पर रख दिया हमने 2c, इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके भी हमें स्क्वायर लगा देंगे। 2b स्क्वायर ऐसे के ऐसे, और इसको खोलेंगे तो हम 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये c स्क्वायर। फिर 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। फिर से हम 2 लाइनें इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये 2 इधर c स्क्वायर के गुणा में है तो इधर भेजेंगे तो 20 इसके भाग में आ जाएगा, ये इसके गुणा में था तो इसके भाग में आ जाएगा। तो हम इसको ही इसकी तरह लिखेंगे कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 फिर देखो इसी की तरह b गुणा b भी तो लिख सकते हैं, b स्क्वायर को बटे में 2, तो ये b को भी विभाजित करेगा। तो ये बातें हम यहाँ लिख देंगे। टू बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। फिर देखो हमने क्या माना था कि ए बी तो क्या है, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनका HCF 1 होता है, जबकि इनका HCF तो हमें 2 भी मिल रहा है, यानी ये 2 उभयनिष्ठ है। कॉमन जो होता है ना उसको उभयनिष्ठ कहा जाता है, तो उभयनिष्ठ यानी को 2 यहाँ पर HCF के रूप में आ रहा है, जबकि सहभाज्य संख्याओं का HCF तो कितना होता है, 1 होता है, 1, और यहाँ पर HCF 2 भी आ रहा है, ये कॉमन 2 भी आ रहा है। इसे कॉमन बोले, उभयनिष्ठ बोले या HCF बोले, तो 2 भी आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है, 2a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। फिर हम लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड है मतलब एक HCF के अलावा भी इसमें 2 HCF आ गया, जबकि सहभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 आता है, जबकि इसमें तो HCF 2 भी आ रहा है। तो हम लिखेंगे हमारा माना गया कथन, हमारा माना गया कथन विरोधाभास उत्पन्न करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जितने भी अंडर रूट वाले सवाल हैं इस तरह की, वो इसी पैटर्न पे होंगे सभी के सभी में, ये वाले थ्योरी लिखनी है। ये जैसे अंडर रूट 3 हो गया, आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। अंडर रूट 5 हो गया, 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 तो परिमेय संख्या है, अंडर रूट में 4 लिखे हैं ऐसे, तो वो तो बाहर निकल जाएगा ना कैसे 2 के रूप में, तो 2 के बटे में 1 लगाकर हम परिमेय बना सकते हैं इसको। तो जबकि इन संख्याओं को परिमेय नहीं बनाया जा सकता, इनके बटे में अगर हम 1 लगाते हैं तो इनको हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि ऊपर अंडर रूट की संख्या है, अंडर रूट हट जाए तो इनको हम परिमेय बोल सकते हैं। तो अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, इस तरह की ये जितनी भी संख्याएं हैं जिनका अंडर रूट बाहर ना निकल सके, यानी अंडर रूट से बाहर ना निकल सके कोई संख्या, अकेली अंडर रूट के अंदर है, गुणा में, भाग में और प्लस माइनस में कोई संख्या नहीं है, अकेली अकेली है, तो उनका ये तरीका रहेगा करने का। दूसरा क्वेश्चन आपका अपरिमेय सिद्ध करने वाला है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। दर्शाइए या फिर सिद्ध कीजिए, दर्शाइए
कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इनको करने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले तो हम हल करेंगे तो वो 2 लाइनें लिखेंगे। माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे हम जानते हैं परिमेय संख्या को a बटे बी भी बोल सकते हैं, इसको p बटे क्यू भी लिख सकते हैं इसको, और इसको a बटे बी रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू रूप में लिख सकते हैं, x बटे वाई रूप में भी हम लिख सकते हैं, जैसा भी आप लिखना चाहो। तो a बटे बी रूप में लिखा जाता है, फिर हम लिखेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या लिखेंगे? a बटे बी। फिर यहाँ पर लिखना है, चूँकि b नॉट इक्वल टू 0, b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये वाला b यहाँ पर हम कभी भी 0 नहीं कर सकते। और जहाँ a व b सहभाज्य संख्याएं हैं। अब ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, जो अंडर रूट वाली संख्या है ना, उसको एक तरफ, एक साइड में, बराबर के एक साइड में अकेली रखनी है, वो भी प्लस में रखना है। तो इधर तो ये माइनस का है, उधर भेजना पड़ेगा इसको, तब प्लस का होगा। तो 5 ऐसे के ऐसे, ये वाला 5 ऐसे के ऐसे, इसको हमने भेज दिया इस साइड में। a बटा b पहले से था ही इधर, इसको भेजा, ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। पक्षांतरण करने पर क्या हो गया? ये प्लस का हो गया। अब मैंने कहा था कि ये बराबर के एक साइड में अकेली और प्लस में होनी चाहिए, तो अकेली तो नहीं है, इसको उठाना पड़ेगा। तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का है, माइनस में आ जाएगा। 5 माइनस a बटा b बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3। अब प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये प्लस का ही माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब 1 बटे की संख्या हो और बीच में प्लस माइनस चिन्ह हो, तो हम एलसीएम लेते हैं। तो इसके बटे में क्या कर लेंगे, हम 1 लगा लेंगे और एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 1 और b का एलसीएम तो b आएगा। 1 का भाग b में देंगे, कितनी बार जाएगा? b बार जाएगा। b फिर 5 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 5b हो जाएगा। ये माइनस b का भाग b में देंगे तो 1 बार जाएगा, b का भाग b में देंगे तो b एकम b 1 बार जाएगा। वो 1 a से गुणा होगा तो क्या आएगा? किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या ही आ जाती है। तो 1 को जब हम a से गुणा करेंगे तो a ही आ जाएगा। बराबर में क्या है? अंडर रूट 3 है। अब यहाँ पर देखो, ये वाली संख्या तो अपरिमेय है क्योंकि अंडर रूट में है ये, और ये वाली a बटे b के रूप में है, a बटे b के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। पर ये तो a बटे b रूप में है और ये अंडर रूट की संख्या है, तो अंडर रूट वाली ये तो अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय को कभी भी हम बराबर नहीं लिख सकते, या तो दोनों परिमेय हो या दोनों क्या हो? अपरिमेय हो, तभी हम बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो इसी बात को हम लिखेंगे यहाँ पर। पहले तो हम ये लिखेंगे कि a और b और ये 5 क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। a, b व 5 सभी क्या है? ये पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। 5b माइनस a बटे में b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय मानी जाएगी, तभी तो बराबर होंगे। तो रूट अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ बराबर रखने के हिसाब से अंडर रूट 3 क्या है? परिमेय संख्या। हम जानते हैं a बटे b में रूप में लिखा हो तो वो परिमेय संख्या होती है। तो बराबर
तभी लिख सकते हैं किसी संख्या को हम जो इधर भी क्या हो वो परमेय हो। तो अंडर रूट 3 को 3 क्या आ रहा है, इसके हिसाब से परमेय आ रहा है, तो हमने लिख दिया अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। जबकि अंडर रूट 3 तो हम जानते हैं अंडर रूट की संख्या जितनी भी होती हैं वो तो अपरमेय होती हैं। तो इसी बात को हमें लिखना है, चूँकि हमारा माना गया कथन विरोधाभास उत्पन्न करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं, जैसे मान लेते हैं 5 प्लस अंडर रूट 3 आ गया तो भी ऐसे ही करना है। और मान लेते हैं गुणा का सवाल आ गया कोई ऐसे 2 अंडर रूट 5, तो भी यही तरीका लगाएंगे हम। जैसे बट्टे का सवाल आ गया 1/अंडर रूट 2, तो भी यही तरीका लगाएंगे। और बाकी जितनी भी अकेली अंडर रूट की संख्या आती हैं उनके लिए ये तरीका लगाएंगे। जैसे अंडर रूट 2 का तो हमने ये कर लिया है, 3 का करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अंडर रूट 3। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये लाइनें तो लिखनी है अंडर रूट 3, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और a/b का स्क्वायर तो रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 3, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 3, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, फिर यहाँ पर भी हम लिख देंगे 3, और यहाँ भी लिख देंगे 3, और यहाँ पर भी लिख देंगे 3। लेकिन याद रखना 3 का स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। फिर 3 से काटेंगे तो ये 3 एकम 3, 3 तिये 9, यहाँ पर आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, और यहाँ पर लिखेंगे 3। फिर हमारा सवाल अंडर रूट 3 का है तो यहाँ पर भी लिखेंगे 3। ये अंडर रूट 3 का सवाल हो गया, कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा इस थ्योरी के अंदर। थ्योरी तो ऐसे की ऐसे रहेगी, सिर्फ हमें कैलकुलेशन में चेंज करना है। जहाँ जहाँ पर 2 था वहाँ पर 3 कर दिया, जहाँ पर 4 था वहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 कर दिया, बस इतना सा चेंज करना है। किसी भी संख्या का ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 6 लेते तो यहाँ पर अंडर रूट 6 कर देते, यहाँ पर भी 6 कर देते, यहाँ पर भी 6 कर देते, और यहाँ पर भी 6 कर देते, यहाँ पर भी 6 हो जाता, यहाँ पर भी 6 हो जाता, और यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर भी 6 हो जाता, यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर भी 6 हो जाता, यहाँ भी 6 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 आता, कितना 36। 6 से काटते तो 6 एकम 6, 6 छंगे 36, 6 आता। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम 6। फिर यहाँ पर भी कितना आता 6, और यहाँ पर भी कितना आता 6, और यहाँ पर भी कितना आता 6, और यहाँ पर भी कितना आता अंडर रूट में 6। इसी तरह 7 का कर सकते हैं। 7 के स्क्वायर में अंडर रूट में 7 रहेगा, यहाँ भी 7 रहेगा। चलो मैं करके बता देता हूँ। देखो 7 का सवाल करते हैं तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 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 7 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 आएगा यहाँ पर। फिर 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 7 49, तो 7 आएगा। फिर ये 7 को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा, और अंडर रूट में यहाँ पर भी 7 आएगा। इसी तरह हम 10 का भी कर सकते हैं। 10 का क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, और यहाँ पर 10, और यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, और यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, और यहाँ भी आ जाएगा 10, और यहाँ पर भी आ जाएगा 10, और यहाँ पर भी आ जाएगा 10, यहाँ पर भी आ जाएगा 10। लेकिन यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर 100 आएगा यहाँ पर। फिर 10 से कैंसिल करेंगे, 10 एकम 10, 10 दाएँ 100, 10 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे 10, फिर यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 10, यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 10, यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 10, और अंडर रूट में यहाँ पर भी 10 लिखेंगे। ऐसे ही 11 और 13 का भी हम कर सकते हैं।
11 का यहाँ पर आके चेंज होगा, कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। फिर 11 आएगा, 11 आएगा, यहाँ पर भी 11 11 11 सभी जगह 11 आएगा। 13 का करेंगे तो √13 13 सभी जगह 13 आएगा। और यहाँ पर आके चेंज होगा, यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। फिर 13 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा, फिर 13 13 13 चलेगा सभी में। ऐसे सवालों में ऐसा तो कर लिया, प्लस का रहता तो मान लेते हैं यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर भी प्लस कर देते। फिर हमें क्या करना पड़ता है, देखो इसका पक्षांतरण करना पड़ता, क्योंकि ये तो प्लस में है ही। मैंने क्या बोला था कि अंडर रूट वाली संख्या को प्लस में एक साइड में बराबर के अकेली रखना है और प्लस में रखना है। तो फिर हम क्या करते, फिर हम करते √3 को तो ऐसे कैसे रख लेते और 5 का करते पक्षांतरण। तो 5 प्लस का इधर माइनस में आ जाता, इसके बटे में 1 लगा लेते, एलसीएम b आ जाता। फिर ये b का भाग b में जाता तो क्या आ जाता, 1 बार जाता, एक से गुणा होता तो a ही आता, और ये b बार जाता, b फिर 5 से गुणा होता तो 5b आ जाता, 5b। ये किसके बराबर, √3 के बराबर। फिर वही बात है, a b व 5 सभी क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। और ये वाला चेंज हो जाता, वैसे यहाँ पर ये क्या हो जाता, a - 5b बटे में b हो जाता। एक परिमेय संख्या है, √3b क्या होगी, एक परिमेय संख्या इसके अनुसार। वैसे तो हम जानते हैं अंडर रूट की संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। इसी कारण हमारा यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा माना गया कथन विरोधाभास उत्पन्न कर रहा था। तो अतः 5 + √3 एक परिमेय संख्या, ऐसे लिख देते हैं हम। अगर इसके स्थान पर मान लेते हैं ये वाला सवाल आ जाता, यहाँ क्या आ जाता, 2 गुणा में है ये 5 के, ये आ जाता। तो हम यहाँ भी लिखते 2√5, यहाँ पर भी लिखते 2√5। फिर हम क्या करते, इसको अंडर रूट की संख्या को अकेला रखना है इधर बराबर के एक साइड में, प्लस में तो है ही ये। तो इस 2 को हटाना पड़ेगा अकेली करने के लिए। तो 5 ऐसे कैसे रह जाएगा, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, a/2b हो जाएगा, यहाँ भाग में आ जाएगा ये। फिर क्या करना है हमें, फिर यही लिखना है। देखो ये तो परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, लेकिन यहाँ बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों परिमेय हो गए। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अपरिमेय है तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय होगी, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे a b व, तो √5 को पूर्णांक नहीं लिखेंगे, a व b सभी क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर बदलाव कर देंगे, क्या करेंगे, a/2b एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। चूँकि 5 क्या है, अपरिमेय है, जबकि ये बराबर होने के कारण परिमेय आ रही है यहाँ पर। तो लिखेंगे चूँकि हमारा माना गया कथन विरोधाभास उत्पन्न करता है, अतः 2√5 एक, इस तरह से करेंगे। अगर बट्टा वाला आ जाता है ऐसे 1/√2, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/√2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1/√2। फिर क्या करेंगे हम, देखो दोनों तरफ बट्टे की संख्या है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करने पर, तो ये इसके साथ होगा b हो जाएगा, √2 एक के साथ होगा तो a/√2 हो जाएगा। अब अंडर रूट वाली संख्या को अकेली एक साइड में रखना है तो भाग में इधर √2 बच जाएगा। 2 अंडर रूट अकेला बच गया है, हमें ऐसा ही करना है कि अंडर रूट वाली संख्या को अकेली एक साइड में प्लस में रखना है। फिर हम लिखेंगे a व b, ऐसे कैसे लिखेंगे, ये a व b सभी दोनों क्या हैं, पूर्णांक, a व b पूर्णांक संख्याएं हैं। और यहाँ पर लिख देंगे हम b/a एक परिमेय संख्या है क्योंकि बट्टे के रूप में है ना। और ये वाला हो जाएगा यहाँ पर √2 भी एक परिमेय संख्या है, चूँकि हमारा माना गया कथन विरोधाभास उत्पन्न करता है। फिर यहाँ पर लिख देंगे हम 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से जब प्लस माइनस का सवाल आए, गुणा का सवाल आए, भाग का सवाल आए, तो इस तरीके से करेंगे। और अकेली रूट की संख्या जैसे √3, √5, √6, √7, √10, कुछ भी अंडर रूट की संख्या हो सकती है अंडर रूट के अंदर, अकेली होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ये तरीका रहेगा। और प्लस माइनस गुणा भाग वाले सवालों के लिए ये तरीका रहेगा।
ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है 3 + 2 √5। इसको भी ऐसे ही करेंगे, प्लस और गुणा दोनों में 7 आ गई अंडर रूट की संख्या के। ये 3 तो प्लस में 2 गुणा में है, तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर लिख देंगे हम 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है मान ली है, तो a/b के बराबर रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाली संख्या को प्लस में अकेली को एक तरफ रखना है बराबर के। तो सबसे पहले तो 3 को हटाएंगे, इधर से प्लस माइनस वाली संख्या हटती है सबसे पहले, फिर गुणा वाली हटती है। तो 3 हटेगा पहले, तो 2 √5 रह जाएगा, और इधर ये 3 प्लस का है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, a/b -3। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा इसका बी का भाग बी में देंगे, एक बार जाएगा, एक ए से गुणा होगा तो ए ही आएगा, माइनस ए का भाग जब बी में देंगे तो बी बार जाएगा, ए का भाग बी में देंगे तो कितनी बार जाएगा, बी बार जाएगा। फिर ये बी इस 3 से गुणा होगा तो 3b आ जाएगा। ये किसके बराबर आया, ये आया 2 √5 के। फिर हम क्या करेंगे, 2 को उठाएंगे, ये गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, तो √5 बराबर a - 3b/2 और ये b, ये 2 इसके भाग में यहाँ आ गया b के गुणा में। अब हम लिखेंगे a b और ये 3 a b व 3 पूर्णांक संख्याएं हैं, और यहाँ पर चेंज कर देंगे थोड़ा सा, a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, तो √5b एक परिमेय संख्या है, जबकि ये तो अपरिमेय होती है, तो हमारा माना गया कथन विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे जितने भी प्लस माइनस गुणा भाग वाले सवाल आएंगे इस तरीके से हम कर लेंगे।